उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य और शायद सबसे ज्यादा दिलचस्प भी। तो चलिए कुछ ही मिनटों में इसके इतिहास, इसकी विरासत और इसकी आज की तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस सफर की शुरुआत हम कहाँ से करें? चलिए करते हैं अवध से। वो साम्राज्य जिसने इस पूरे इलाके की मतलब तकदीर और तहजीब दोनों को गढ़ा। ये कहानी है नवाबों की। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। ये एक ऐसी चेरी है जो एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगी। ये शब्द थे एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के। और ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक अमीर और ताकतवर साम्राज्य के भविष्य का ऐलान था। एक ऐसी चेरी जिसे ब्रिटिश हुकूमत बस निगल ही जाना चाहती। और यहाँ इस टाइमलाइन में पूरी कहानी साफ नजर आती है। मतलब देखिए कैसे सिर्फ 134 सालों के अंदर अंदर एक आजाद सल्तनत का सूरज उगता भी है और डूब भी जाता है। 1722 में एक बुलंद शुरुआत और फिर 1856 में एक बेहद विवादास्पद अंत। ये पूरी कहानी ना उतार चढ़ाव से भरी पड़ी है। और कहानी का ये अंत भी बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ थे अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह, कला और संगीत के बेहद शौकीन, जिन्हें अंग्रेजों ने देश निकाला देकर कलकत्ता भेज दिया। और दूसरी तरफ उनकी बेगम हजरत महल, जिन्होंने हार नहीं मानी बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। मतलब एक ही कहानी के दो कितने अलग अलग पहलू हैं, है ना? तो ठीक है, नवाबों का दौर तो खत्म हो गया, लेकिन उनकी विरासत वो आज भी उत्तर प्रदेश की जमीन पर जिंदा है। चलिए अब उन निशानियों को देखते हैं, चाहे वो शानदार इमारतों की शक्ल में हो या फिर विद्रोह की चिंगारियों में। उत्तर प्रदेश के इतिहास को समझना होना तो शायद इसके मकबरों से बेहतर कोई जगह नहीं। बदायूं से लेकर आगरा और प्रयागराज तक हर मकबरा अपने आप में एक कहानी कहता है। मुगल बादशाहों की, अवध के नवाबों की और उन राजकुमारों की भी जिनकी किस्मत में कभी तख्त आया ही नहीं। और इन मकबरों की सिर्फ कहानी ही नहीं, इनकी खूबसूरती भी देखिए। एक तरफ आगरा में एतमाद उद दौला का मकबरा है। संगमरमर पर की गई वो बारीक कारीगरी जिसे पिएट्रा ड्यूरा कहते हैं, उसका पहला इस्तेमाल यहीं हुआ। और दूसरी तरफ अयोध्या में बहू बेगम का मकबरा, जिसमें नवाबी दौर की वो शान और शौकत झलकती है। मतलब वास्तुकला के भी कितने अलग अलग रंग हैं। लेकिन रुकिए, उत्तर प्रदेश सिर्फ बादशाहों और नवाबों की ही जमीन नहीं है। यहाँ की मिट्टी में आध्यात्मिकता की जड़ें भी बहुत बहुत गहरी हैं और इसकी गवाही देते हैं यहाँ की ये प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर। और पता है, कभी कभी इबादत की जगह ही इनकलाब का मतलब क्रांति का केंद्र बन जाती हैं। मेरठ का यही औघड़नाथ मंदिर, ठीक यहीं से 10 मई 1857 को वो चिंगारी भड़की थी जिसने आगे चलकर पूरे देश में आग लगा दी। 1857 की क्रांति का गवाह है ये मंदिर। और बगावत की ये आग ना कभी बुझी नहीं। करीब 85 साल बाद 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, बलिया के एक स्थानीय नेता चित्तू पांडे ने अंग्रेजों को सीधी चुनौती दे दी और अपनी एक समानांतर सरकार ही बना डाली। ये आज़ादी की वो जिद थी जो इस मिट्टी में हमेशा रही। तो ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन आज का उत्तर प्रदेश कैसा है? यहाँ जो लोग बसते हैं उनकी सच्चाई क्या है? चलिए अब इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आईने में। और देखिए, पहला आंकड़ा ही एक बहुत बड़ी चुनौती की तरफ इशारा कर रहा है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है 67.7%, जबकि पूरे देश का औसत है 74%। ये जो फासला है ना, इसका असर लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। अच्छा, अब जरा इन आंकड़ों को और गहराई से देखते हैं। एक और बहुत बड़ी खाई सामने आती है। राज्य में पुरुषों की साक्षरता दर है 77.3% और महिलाओं की सिर्फ 57.2%। ये 20% का जो भारी अंतर है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आधी आबादी के पीछे छूट जाने की कहानी है। और ये टेबल तो उत्तर प्रदेश के एक और भी दिलचस्प पहेली सामने रखती है। जरा देखिए, एक तरफ है गौतम बुद्ध नगर, जो साक्षरता यानी पढ़ाई लिखाई में पूरे राज्य में सबसे आगे है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो में यही जिला सबसे पीछे है। ये जो विरोधाभास है, ये हमें क्या बताता है? सोचने वाली बात है ना? चलिए अब इतिहास और आंकड़ों से आगे बढ़कर आज के उत्तर प्रदेश को देखते हैं। एक ऐसा प्रदेश जो अपनी परंपराओं को भी सहेजे हुए है और साथ ही भविष्य की ओर भी तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इसकी शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अनोखी परंपरा से। ये है बुंदेलखंड की अन्ना प्रथा।
इसमें होता यह है कि किसान फसल कटने के बाद अपने मवेशियों को चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं। अब देखिए, ये एक सदियों पुरानी परंपरा तो है, लेकिन आज के दौर में ये एक बड़ी सामाजिक और आर्थिक चुनौती भी बन चुकी है। अब यहाँ से चलते हैं एक ऐसे शहर में जिसकी तो हवाओं में ही खुशबू घुली हुई है। हम बात कर रहे हैं कन्नौज की। इसे पूरब का ग्रास भी कहा जाता है। कमाल की बात यह है कि यहाँ की गलियों में आज भी इत्र बनाने की वो सदियों पुरानी कला जिंदा है। 341 किलोमीटर। अब ये सिर्फ एक दूरी नहीं है, नहीं, ये लंबाई है उस आधुनिक रास्ते की जो उत्तर प्रदेश के विकास की एक नई कहानी लिख रहा है। इसका नाम है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये तो पूर्वी यूपी की लाइफलाइन है। ये राजधानी लखनऊ को सीधे गाजीपुर से जोड़ती है और बीच में 9 जिलों से होकर गुजरती है। और इसकी एक बहुत ही खास बात यह है कि इस पर 3.2 किलोमीटर की एक हवाई पट्टी भी है, ताकि इमरजेंसी में वायुसेना के लड़ाकू विमान भी इस पर उतर सकें। मतलब विकास और रक्षा का एक मिला-जुला मॉडल। और विकास की इस कहानी में विज्ञान और रिसर्च का भी एक बहुत अहम रोल है। जैसे झांसी में बना भारतीय चरागाह और चारा अनुसंधान संस्थान। ये एक राष्ट्रीय स्तर का केंद्र है जो पूरे देश की खेती और पशुपालन को बेहतर बनाने में मदद करता है। तो ये है उत्तर प्रदेश, एक ऐसा संगम जहां इतिहास और भविष्य एक दूसरे से मिलते हैं। एक तरफ अयोध्या और काशी की सदियों पुरानी विरासत है, तो दूसरी तरफ नोएडा और लखनऊ की आधुनिकता। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन दो दुनियाओं को एक साथ लेकर चलने वाला ये प्रदेश आने वाले कल में पूरे देश को, भारत को आखिर किस दिशा में ले जाए।